In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Good morning students. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन और उसके साथ साथ हम वाटर रिलेशंस की बात करेंगे सेल और सेल के बाहर की एनवायरनमेंट के हवाले से। इसी तरीके से इसमें हमने वाटर बैलेंस एंड सॉल्यूट बैलेंस इन द बॉडी की भी बात हमने करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम जब ऑस्मो रेगुलेशन की बात करेंगे तो इसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन को डिफ़ाइन करना है। उसके बाद सेल की सराउंडिंग के जितनी एनवायरनमेंट्स हैं, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म के एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं सेल के बाहर, सेल की सराउंडिंग्स में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमने ऑस्मो रेगुलेशन को डिफ़ाइन करना है। तो ऑस्मो रेगुलेशन को हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। यानी जानदारों और माहौल के दरमियान पानी की जो रेगुलेशन है, पानी को के बैलेंस को मेंटेन करना है। बाहर पानी की जो मिकदार ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है सेल के मुकाबले में, लेकिन सेल जो है पानी और सॉल्यूट की मिकदार को बाहर की सॉल्यूट के मिकदार के मुकाबले में मैनेज करता है और उसको एक नैरो रेंज में रखने की कोशिश करता है। यानी पानी और सॉल्यूट्स की मिकदार को सेल के अंदर वेल डिफाइंड तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट है, बेसिकली ये मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट का नाम है, ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन देखी। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि वाटर रिलेशंस ऑफ द सेल की अब हम बात करेंगे कि असल में हर सेल के अंदर पानी की एक मखसूस मिकदार होती है, हर सेल के अंदर सॉल्यूट की भी एक मखसूस मिकदार पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सेल के अंदर एक डिफाइंड वाटर की मिकदार मौजूद है। वाटर इज़ द सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूट इन द सेल। बहुत सारे सॉल्यूट ऐसे हैं जिनको पानी डिज़ॉल्व कर लेता है। हम अगर ये कह सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी जो है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ जो वाटर है वो सेल के अंदर पाई जाती है। तो सेल हैज़ बीन अडेप्टेड टू डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब वो जो मिकदार है पानी की वो इन रिलेशन टू साल्ट है। ज़ाहिर है साल्ट्स के मुकाबले में हम देखेंगे कि सेल के अंदर पानी की मिकदार कितना है। साल्ट ज़्यादा होंगे तो पानी की मिकदार और होगी, अगर साल्ट कम होंगे तो पानी की मिकदार और होगी। तो ये सारी जो मेंटेनेंस है, पानी की मिकदार को मेंटेन करना सेल के अंदर और सॉल्यूट की मिकदार को मेंटेन करना, तो ये क्यों है? ये इसलिए सेल करता है टू परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए, तो सही मानों में बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, उसके जो है मेटाबॉलिक पाथवेज को मेंटेन करने के लिए ये बॉडी जो है या सेल जो है ये ऑस्मो रेगुलेट करता है, यानी कि अपनी सेल के अंदर सॉल्यूट और पानी की मिकदार को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से द कंसंट्रेशन इज़ मेंटेन्ड बाय होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो पानी की मिकदार है या सॉल्यूट की मिकदार है, ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म के ज़रिए इसको मेंटेन किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये ऑस्मो रेगुलेशन है। इसी मेंटेनेंस का नाम ही सॉल्यूट और वाटर की मेंटेनेंस का नाम ही ऑस्मो रेगुलेशन है। तो यानी कि सेल के अंदर सॉल्यूट के लिहाज से, साल्ट के लिहाज से पानी की मिकदार को एक नैरो रेंज में रखा जाता है। तो ये है ऑस्मो रेगुलेशन का कंसेप्ट जब हम वाटर रिलेशंस ऑफ द सेल की बात करते हैं कि पानी और सॉल्यूट का आपस का क्या ताल्लुक़ है सेल के अंदर।
तो इसमें सेल जो है वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोरेगुलेट करता है। अब हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द बॉडी। देखिए, पानी और सॉल्यूट की मिकदार को बॉडी के अंदर मेंटेन रखा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। यानी बॉडी ऑस्मोरेगुलेट करती है, सेल ऑस्मोरेगुलेट करता है। सेल फेसेस चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। सेल को मुख्तलिफ एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि वे कौन से एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट हैं जिनका सामना करना पड़ता है। नंबर 1, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की। तो पहली जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है वो है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपो मीन लेस, हाँ जी, टोनिक, हाँ जी, टोनिक मीन टोनिसिटी, यानी सॉल्यूट की मिकदार। ऐसी एनवायरनमेंट जिनमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो, या ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो, सॉल्ट्स की मिकदार कम हो। डाइल्यूटेड सोल्यूशन एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन। सेल की कंसंट्रेशन के लिहाज से जो एनवायरनमेंट का जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट हो, एनवायरनमेंट डाइल्यूट हो, उसमें सॉल्यूट कम हो। उसके बाद नंबर 2 है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपर मीन मोर। जब एनवायरनमेंट के अंदर, सेल के बाहर के माहौल के अंदर जब सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो, हाइपो में कम हो, हाइपर में ज़्यादा हो, यानी मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आउट ऑफ द सेल। नंबर 3 है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। इसमें सेल की कंसंट्रेशन और बाहर के जो सोल्यूशन है, बाहर की जो एनवायरनमेंट है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहती है, रिजेंबल करती है। तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन रिजेंबल्स टू इंटरनल सोल्यूशन विद इन द सेल। सेल के अंदर जो है कंसंट्रेशन जो है वो सेम होती है जैसा कि बाहर की कंसंट्रेशन है। तो इस लिहाज से बेटा हमने 3 किस्म की एनवायरनमेंट हमने देखी, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। अगर सेल जो है लिविंग बॉडी के अंदर नहीं है, बाहर है, तो वो टर्जिडिटी को भी फेस कर सकता है, श्रिंकेज को भी फेस कर सकता है। बहरहाल अब हम बारी बारी अगर हम सेल को एक एक एनवायरनमेंट में रखें तो उस पर क्या असर होंगे ये हम देखेंगे। सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अगर सेल लिविंग बॉडी में नहीं है, हम उसको आउटसाइड द बॉडी देख रहे हैं, तो जब हम सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखेंगे, यानी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ऑस्मोटिकली काजेज एंट्री ऑफ वाटर इन द सेल। सेल के अंदर पानी दाखिल होगा, चूँकि बाहर का माहौल पतला है, डाइल्यूट है, पानी ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, पानी अंदर दाखिल होगा। नंबर 2 रेंडर्स सेल सोल्यूशन डाइल्यूटेड। तो सेल के अंदर के जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा पानी के अंदर दाखिल होने की वजह से। जब पानी अंदर दाखिल होता जाएगा, अगर किसी किस्म का मैकेनिज्म नहीं है, सेल ऑस्मोरेगुलेट नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा? सेल बिकम्स टर्जिड। सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा, तन जाएगा, और हो सकता है वो फट भी जाए अगर ये बॉडी के बाहर है। अगर ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म्स कार फरमा नहीं है तो फिर दस इट मे बी हार्म्ड, बस इससे नुकसान भी हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है हमारा सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपर मीन मोर। अगर हम सेल को ऐसी एनवायरनमेंट में रखेंगे जो हाइपरटोनिक होगी, यानी गाढ़ा महलूल होगा, गाढ़ा सोल्यूशन होगा, हाँ जी, एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड होगी, तो क्या होगा? सेल के अंदर से पानी बाहर आएगा, क्योंकि अंदर तो माहौल डाइल्यूट है, पतला है बाहर के मुकाबले में। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल इनटू द एनवायरनमेंट। नंबर 2 रेंडर्स सेल सोल्यूशन कंसंट्रेटेड। सेल के जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट हो जाएगा, गाढ़ा महलूल हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी सॉल्यूट की। सेल विल श्रिंक। सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। सो इससे भी उसका नुकसान होगा। तो हम थर्ड जो हमने बात करनी है वो ये है कि सेल प्लेस्ड इन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। जब हम सेल को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रखते हैं, यानी ऐसी एनवायरनमेंट जो सेल के अंदर की एनवायरनमेंट के इक्वल हो, उसको यानी रिजेंबल कर रही हो। व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, तो फिर क्या होगा? नंबर 1 सेल रिमेन्स नॉर्मल। सेल नॉर्मल रहेगा। नंबर 2 जितनी पानी इसके अंदर आएगा उतनी पानी बाहर जाएगा, यानी रेट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर एंड रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर विल बी सेम। तो सोचो कि एनवायरनमेंट आइसोटोनिक है, सेल के अंदर की एनवायरनमेंट के बराबर है, तो लिहाजा नो इफेक्ट ऑन द सेल। सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा
पड़ेगा, ना सेल टर्जिड होगा ना सेल श्रिंक होगा, यानी कि सेल जो है वो नॉर्मल रह जाएगा, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ये तीनों यानी कि सेल को जब हम हाइपोटोनिक में रखेंगे, इसकी फिगर भी आपके सामने है, सेल को जब हम आइसोटोनिक में रखेंगे, इसकी फिगर भी आपके सामने है, सेल नॉर्मल रहेगा। जब सेल को हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखेंगे तब भी ये फिगर से वाज़ेह है कि सेल जो है श्रिंकेज हो जाएगा, क्योंकि पानी बाहर निकलेगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से अपने अंदर के माहौल को मेंटेन रखते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ पैदा नहीं होने देते। अगर लिविंग बॉडी ऑस्मो रेगुलेट नहीं करती तो फिर एबनॉर्मलिटीज़ पैदा होंगी, जैसा कि मैंने ये तीनों बताई हैं, या सेल श्रिंक हो जाएगा, या टर्जिड हो जाएगा, या फिर जो है अगर आइसोटोनिक है तो फिर ये नॉर्मल रह जाएगा।